अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों पे अपने अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ, और संडे को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। संडे होता ही इतना मज़े का है, और जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं और एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो बड़ा इंजॉय करते हैं। हमने भी ये सोचा कि इसी दिन आपके साथ इस शो को शेयर करें ताकि आप पूरी फैमिली के साथ इस शो को देखें। और नहायत खुशी महसूस होती है मेरी टीम को, मुझे, कि जब हम लोग देखते हैं आपका फ़ीडबैक, ख़ास तौर पे इंस्टाग्राम पे और मेरे अपने आईडी पे भी काफ़ी चीज़ें आ रही होती हैं जिससे पता चलता है कि आप लोग हमारे शो को पसंद कर रहे हैं। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग अपने सजेशंस भी देते हैं, अपने मशवरे भी हमें देते हैं, जिससे हमें और हमारी टीम को आसानी होती है कि अगले टॉपिक्स क्या रखें। इसी कंटिन्यूटी में आज जो हमने टॉपिक्स रखे, बल्कि मैं एक बात ये बताऊं कि जो क्विट स्मोकिंग का जो शो हमने किया है उसका बहुत अच्छा फीडबैक आया, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आप लोग को ये दोबारा एज अ डॉक्टर तंबीह करूंगा कि यूट्यूब पे उन लोगों को भी दिखाएं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। तो ये तो था हमारा पुराना टॉपिक। आज जो हमारी टाइमलाइन है शो की, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से कि पाकिस्तान में वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से पोलियो को भगाने में हमें मुश्किलात का सामना है, और उसमें आप लोग हमारी कितनी मदद कर सकते हैं। मतलब आप लोग का मतलब अवाम, क्योंकि अवाम से ज़्यादा ताकतवर चीज़ कोई भी नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे कि अवाम से हमें क्या मदद चाहिए कि हम इस पोलियो को हमेशा के लिए पाकिस्तान से भगा सकें। दूसरी बात, बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, वो है नींद की, नींद ना आना या टुकड़ों में आना। तो एक टॉपिक या टर्मिनोलॉजी कह लो जिससे कहते हैं स्लीप हाइजीन। आज हम बात करेंगे स्लीप हाइजीन के ऊपर कि एक अच्छी नींद के लिए कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और नंबर तीसरी बात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ही लोगों ने हमें मशवरा दिया था कि हम बात करें, और हमने इनकी माहिर डॉक्टर को अपने साथ बुलाया है जिसका नाम है इनफर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव लाइफ या प्रॉब्लम्स, कि हमारे कपल्स के अंदर बच्चा ना होने का क्या वजूहात हैं, क्या मसाइल हैं। अगर किसी को इनफर्टिलिटी हो या और भी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो या गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ हों, ख़ास तौर पे पीसीओ, ओवरवेट या बच्चे ना हो रहे हों, तो क्या क्या चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना है, एज का इससे क्या ताल्लुक़ है। तो मुझे इस बात का तो भरपूर यकीन है कि आज का शो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, और मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि हंसते हंसाते शो को किया जाए, आप लोग के साथ एंजॉय किया जाए और आपकी फैमिली का हिस्सा बन के रहा जाए। वो डॉन की भी यही कोशिश होती है। तो इंशाल्लाह ताला हम शो को जल्दी स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे जो काम हो रहा है वो है पोलियो की रेडिकेशन के हवाले से, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हम भी उस कैंपेन का एक हिस्सा हैं बाकायदा, और हर शो पे हम कोशिश करते हैं आप लोगों तक कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कि आपको घर बैठे इन तमाम चीज़ों का सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएं। और जो हमारे पास फीडबैक आता है इंस्टाग्राम पे, वैसे टेलीफोन्स पे, तो हमें पता चलता है कि हमारे जो ऑडियंस है वो इन तमाम चीज़ों को भरपूर तरीके से देख भी रही है और पसंद भी करती है। इसी सिलसिले को हमने यहाँ पे छोड़ना नहीं है, बल्कि इसको कंटिन्यू करना है। तो हमारे पास जो इस वक्त सेगमेंट आएगा वो है हमारा ऑल अबाउट वैक्सीन, जिससे हम बात करेंगे आज पोलियो के हवाले से। प्लीज़ देखिए। आज हमारे पास जो डॉक्टर हैं माशाल्लाह से, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक्स इन्फेक्शन डिजीज़ आगा खान यूनिवर्सिटी के, और इनका नाम है डॉक्टर अली फैसल सलीम। आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं पोलियो के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम वजाहत, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त माशाल्लाह, हमेशा की तरह आप भी फिट एंड फाट माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, इतना काम हो रहा है और आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही रिसर्च बेस पे काम होता है। आप हमें ये बताएं कि ओवरऑल तो बेहतरी है, लेकिन प्रेडिक्शन क्या है पाकिस्तान की कि कब ये उस ममालिक में से निकलेगा जहाँ पे पोलियो का नाम नहीं होगा? एक बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है वजाहत आपका। अब पहले तो मैं सारे लोगों को ये कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, पूरे पाकिस्तान को, कि हमारे पास जो पोलियो वायरस के 3 वायरस थे उनमें से 2 को हम इरेडिकेट कर चुके हैं। तो पोलियो वायरस 2 और पोलियो वायरस 3 को, जो वाइल्ड पोलियो वायरस था, हम उसको इरेडिकेट कर चुके हैं। सिर्फ पाकिस्तान का एक मसला है, वो है वाइल्ड पोलियो वायरस 1।
ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि आपको पता है अफ़गानिस्तान का भी ये बहुत बड़ा मसला है। 2019 के अंदर ये बहुत हाई पीक पे था पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि इतने सारे केसेस आ जाएंगे। अपेरेंटली इस साल उसके मुकाबले में कम केसेस आए, कम केसेस, टोटल 80 केसेस आ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि थोड़ी सी कंसर्निंग है इसके अंदर, वो ये है कि हमारे कुछ एरियाज़ जो कि पहले कम रिपोर्ट कर रहे थे अब वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम जैसे हमने नई स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, हमने नई वैक्सीन की कैंपेन स्टार्ट की है पूरे पाकिस्तान में, इरेडिकेशन के लिए इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जैसे प्रोग्राम कर रहा है EPI के साथ मिल के, और पूरे पाकिस्तान के अंदर हम कैंपेन्स जो चला रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इस साल नहीं, अगले साल नहीं तो अगले 2-3 सालों में हम बहुत बेहतरी देखेंगे पोलियो के केस। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद भी है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी आपने बता भी दिया, लेकिन ओवरऑल जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त कितने केसेस हैं जो अभी पोलियो के एक्टिव केसेस में आते हैं? तो अगर आप देखें ना, पूरा पाकिस्तान तो पोलियो वायरस के लिए इंडेमिक है। अभी तक हमारे पास 80 रिपोर्टेड केसेस हैं वाइल्ड पोलियो वायरस 1 के। अच्छा, उसको हम डिवाइड करते हैं प्रोविंसेस के हिसाब से। तो अगर कंपेयर किया जाए प्रोविंसेस, कौन से प्रोविंस पिछले साल कम थे और इस साल ज़्यादा हैं, या कौन से प्रोविंस इसको बेहतरी की तरफ गए, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उसने बहुत बेहतरी की है। लास्ट ईयर उसके बिटवीन 90 केसेस थे, वो बहुत रिड्यूस है कि 22 केसेस पे आ गए। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और अगर आप देखें हम हाई सीज़न ऑलमोस्ट गुजार चुके हैं। लेकिन जो एक कंसर्निंग बात है वो बलूचिस्तान की है कि बलूचिस्तान के अंदर लास्ट ईयर हमारे पास 12 केस रिपोर्ट हुए थे और अब ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, 23 केसेस हैं। ओहो। पंजाब के अंदर भी केसेस जो पिछले साल कम थे इस साल थोड़े ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। सिंध ऑलमोस्ट वैसा ही है, देयर इज़ नो चेंज इन सिंध पोलियो केसेस। अच्छा, अभी पहले आपने भी सुना होगा कि नाइजीरिया भी इसी लिस्ट में था। उन्होंने कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ को अपनाया है या कौन से इन्होंने प्रोएक्टिव अप्रोच की कि वो इस लिस्ट से निकल गए? तो क्या हम पाकिस्तान में कोई ऐसी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर सकते? उनके कुछ आइडिया है कि उन्होंने क्या किया है कि वो इतने तेज़ी से इससे बाहर आए? पोलियो से बचने का ना सिर्फ एक तरीका है, वो है ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक, हर बच्चे को बार बार और हर बार, बर्थ से लेके 5 ईयर्स तक। अनफॉर्चुनेटली हम वैक्सीन नहीं पिला पा रहे, हम सारे बच्चों को वैक्सीन नहीं दे पा रहे। हमारे पास रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है वो कम है, सिंध के अंदर सबसे कम है, फिर बलूचिस्तान और बाकी जगहों पे कम है। तो हमको रूटीन इम्यूनाइजेशन को स्ट्रेंथ करना है, और हमने हर बच्चे को, हम जो कैंपेन्स करते हैं, हमने हर कैंपेन को मोर देन 100% काम करना है। हर बच्चे को आइडेंटिफाई करके उसको पिलानी है। तो सर आप मुझे ये बताएं कि क्या कमी किधर है? या तो हमारी टीम में कुछ कमी है, या तो फिर हमारा जो रिस्पांस जो हमें लोगों ने करना चाह रहा, आप तो इसको बाकायदा एक ख़ास नज़र रख के बैठे हैं, कमी कहाँ पे आ रही है ताकि हम उसको आगे आने वाले शोज़ में हम उस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस आउट करें? तो हमारे यहाँ जो रिफ्यूज़ल रेट है ना वैक्सीन का, उस पर काम करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि हमको अपने ऑफिस से निकलना होगा और उस कम्युनिटी में जाना होगा। तभी मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल दूं, मंगो पीर, कराची के अंदर कुछ एरियाज़ हैं मंगो पीर, और उसके वो अच्छे खासे रिफ्यूज़ल्स वाले एरिया थे। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन जो कराची सिंध का चैप्टर है, वो अपने घरों से निकले फिजिशियंस, उन इलाकों में गए, उनसे बात की, उनके क्वेश्चंस के जवाब दिए। उनके सवाल के जवाब उन्हीं में बैठ के वहीं पे देने होंगे, उनको डिस्कस करना होगा। एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वजाहत, वो ये कि जब आप किसी से बात करते हैं कि भाई आप अपने बच्चे को वैक्सीन पिलाएं, तो वो कहता है भाई आप मुझे बुनियादी सहूलतें दें। मेरे इलाके में डिस्पेंसरी नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे वैक्सीनेटर नहीं है। तो पहले हम बेसिक्स को भी पूरा करें। रूटीन इम्यूनाइजेशन क्या होती है, और लोगों की तरफ से कौन सी ऐसी हर्डल है कि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन ना होने की वजह से इनको पोलियो लाहक हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत पर्टिनेंट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में देखा जाए कि कितने लोग रूटीन इम्यूनाइजेशन करा पा रहे हैं ओवरऑल, तो वो बहुत कम है। डेटा सिंध का बताता है कि 30%, 40%, पंजाब का सबसे अच्छा है और KPK का थोड़ा सा उससे बेहतर होता जा रहा है अब। लेकिन अब इसमें आप, जैसे मैं आप सवाल पूछा कि क्या क्या एंटीजेंस, हम 10 एंटीजेंस की वैक्सीन कराते हैं पूरे पाकिस्तान में, बर्थ से लेके 15 मंथ्स की एज तक, जिसमें पोलियो है, डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टूसिस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, और अभी जो है रोटा वायरस नए ऐड हुए हैं इसके अंदर। सो 15 मंथ तक सारे के सारे बच्चों को वैक्सीन कराई जाती है। बस ना कराने की जो बड़ी वजह है ना, वो है लोगों का खुद से वैक्सीनेशन सेंटर जाना। लोगों की डिपेंडेंसी होती जा रही है कि हम नहीं जाएं, जैसे पोलियो कतरे पिलाने आ रहे हैं ऐसे ही कर लें।
अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा। हमने जितनी भी स्टडीज़ की हैं जिसमें हमने मालूम करना चाहा कि लोग क्यों पीछे हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह प्रायोरिटी है कि बच्चों की प्रायोरिटी, पहले बच्चे को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से वैक्सीन मिलेगी, दूसरे बच्चे को डिफ़ॉल्ट कम होता जाएगा, थर्ड को और कम। तो नंबर 1 हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने की ज़रूरत है। वो पेरेंट्स जिनकी मदर वर्किंग है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वैक्सीन करा पा रही हैं, वो ज़्यादा आराम से छुट्टी ले पाती हैं और काम कर लेती हैं। तो हमने, मेरे ख्याल है कि जैसे हम कहते हैं ना हमेशा कि जैसे शादी एक बंधन है 2 पहियों का, इसी तरह वैक्सीनेशन भी बंधन है 2 पहियों का। फादर ने भी काम करना है और मदर ने भी काम करना है। और सबसे बड़ा मुसीबत यह है कि बच्चे को नहीं पता कि उसके साथ क्या ज्यादती हो सकती है, और बच्चा बेचारा 10 साल के बाद वो पूछेगा कि मेरे साथ आपने किया क्या है, कि जो काम आपने करना था वो तो किया नहीं, और शॉपिंग करते रहे और जनाब मेरे लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदते रहे। तो रूटीन इम्यूनाइजेशन जो है, बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब आपने बात की। यही पॉइंट मुझे भी बड़ा क्लिक किया कि पहले बच्चे के लिए तो शायद हम बड़े हाईली मोटिवेटेड होते हैं, दूसरे बच्चे के लिए और फिर तीसरे के लिए हमारी जो है वो एक मोटिवेशन जो है कम होती है, जो कि डिक्लाइन जारी होती है। तो इसको दोबारा से लिफ्ट अप करने के लिए क्या करें हम? यार पिछली दफ़ा भी हमने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मेरा ख्याल है कि 2-4 चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे कि आप रिमाइंडर लगा लें मोबाइल के अंदर कि मेरे बच्चे की वैक्सीन का ये वीक है, मैं वीक में रिमाइंडर लगा लेता हूँ अपने पास। फादर को भी पहले से बताना शुरू कर दें मदर कि भाई इस बच्चे की वैक्सीन इसमें। फादर भी अपनी प्रायोरिटी सेट कर ले उसके हिसाब से। तो मदर को और फादर को प्रोएक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। सही बात। दूसरा काम मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट है स्कूल सिस्टम का। हमारे स्कूल सिस्टम को लॉ बनाना चाहिए, बगैर वैक्सीनेशन के हम आपके बच्चे को एडमिट नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको हर छठे महीने आप पोलियो का पेपर जमा कराना हो, जो एक कार्ड होता है, तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ज़्यादा आसानी से हम चीज़ों को पूरे कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा मैसेज जो आपके दिल में हो, दिल की बात हो, प्लीज़ कैमरे को देख के प्लीज़। मैं अपने सारे लोगों को जो कि इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं पोलियो के मुतालिक एक मैसेज देना चाहूँगा। पोलियो की कैंपेन पाकिस्तान में होती है और सारे लोग आपके घरों के दरवाजे की तरफ आते हैं। प्लीज़ अपने घर का दरवाज़ा उनके लिए खोलिए। 2 चीज़ें आपने चेक करनी है। नंबर 1 कि वो इदारा सेहत से आए हों। नंबर 2 उनकी वैक्सीन का जो वाइल है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, कोल्ड चेन मेंटेन करके रखी हो। अगर ये 2 चीज़ें हैं, हर बच्चे को हर बार हर कैंपेन में पोलियो कतरे पिलाइए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब की तमाम कीमती बातों में सबसे कीमती बात मुझे जो लगी वो ये लगी कि हमारे स्कूल्स को अब हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स और अगर स्कूल वाले मिल जाएं और ये मैंडेटरी कर दे कि आपके बच्चे का पोलियो कार्ड अपडेटेड हो, तो क्या बात है। मुझे लगता है फिर 2021 तक हम इससे यकीनन जान छुड़ा सकेंगे। इसके साथ साथ हमारी फैमिलीज़ को भी समझना चाहिए कि पहले बच्चे में और दूसरे बच्चे में तो हम बहुत जोशीले होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइन अप करते हैं, लेकिन जब मज़ीद बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो शायद हम मसरूफ़ ज़्यादा हो जाते हैं या हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। इस चीज़ को अगर आप समझ जाएँ तो मेरे ख्याल से हमारा ये सेगमेंट करने का मकसद पूरा हो जाएगा। स्टे विद अस, क्योंकि हम जा नहीं रहे, हम जल्दी से आ रहे हैं। आज हमारे साथ 2 स्पेशल मेहमान हैं। पोलियो की बात करते हैं और हम बताते हैं कि पोलियो की टीम अगर आपके घर पे आए तो आपने जनाब उनको रिस्पांस करना है और वो आपके बच्चों की बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो हमने टीम मेंबर्स को अपने साथ बिठाया है और मैं जानना चाहूँगा कि उनको क्या एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ रहा है, क्या चीज़ें हैं, और उनसे मशवरा भी लेंगे। तो जनाब मिलते हैं हम अपने 2 पोलियो की टीम मेंबर से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी जा रही है कैंपेन जनाब? अच्छी गुजरी है, अभी हमारी लास्ट जो गुजरी है अच्छी गुजरी है। अच्छा अच्छा जी। क्या एक्सपीरियंस है पहले से, क्या बेहतरी आई है? आप लोग कितने अरसे से काम कर रहे हैं वैसे? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए इस फील्ड में। 3 साल हो गए? जी। ओहो। और आप? मुझे भी तकरीबन 2 से 2.5 साल हो चुके हैं इस काम। ये तो ठीक ठाक तजुर्बा है। तो आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ की जो नोटिस की जो बेहतरी की तरफ जा रही है? जी, पहले से तो बहुत ज़्यादा बेहतरी आ गई है लोगों के रवैये में। पहले ज़्यादा लोग रिफ्यूज़ होते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रही है, तो थोड़ा बेहतरी हो गई है पहले से। आप लोग जब किसी के घर जाते हैं, नॉक करते हैं और सामने से फैमिली निकलती है, क्या क्या एक्सपीरियंस आपने अभी तक देखे हैं? बास फैमिलीज तो ऐसी होती हैं जो देखते ही गेट लॉक कर देती हैं, कोई नहीं है घर में। उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि आप उन्हीं के लिए आए हैं, उनके जी बच्चों बिल्कुल के लिए आए हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, जिन्हें अवेयरनेस देना हमारा काम होता है। और हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस देना, उनको गाइड करना हर चीज़ के हवाले से, उनको उनके बच्चों की सेहत के लिए गाइड करना।
तो इस वजह से जब हम बहुत स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल के बाद हम काफ़ी अच्छी फैमिली से भी हमारी मुलाकात होती है। ऐसी बात नहीं है कि बैड एक्सपीरियंस होता है, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी होता है और मतलब कि काफ़ी हमें कुछ सीखने को मिलता है। जो फैमिली कहती है कि हमें नहीं पिलाने, जी, आप उनको किस तरह स्टार्ट करते हैं? मुख्तसरन बताएं कि उनको क्या समझाते हैं आप लोग बच्चों के हवाले से? वैसे उन्हें हम पहले यही गाइड करते हैं कि ये आपके बच्चों के लिए बेहतरी है। एक बच्चा जो पोलियो पीने से रह जाता है, पोलियो के ड्रॉप पीने से, वो तकरीबन 200 बच्चों को मुतासिर करता है अपने इर्द गिर्द के। तो पोलियो वर्कर्स जो पूरा एरिया अगर स्वीप कर लेती है, वो कवर कर लेती है, अगर एक बच्चा भी मिस हो जाता है ना, तो उनकी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो बच्चा अनवैक्सीनेट रह जाता है उसकी वजह से और बच्चे भी मुतासिर होते हैं। तो उनकी सारी मेहनत ज़ाया जाती है अगर वो एक बच्चा भी मिस हो जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे एरिया का हर बच्चा वैक्सीनेट हो। कोविड-19 का भी सिलसिला चल रहा है, तो आप लोग SOPs को किस तरह फॉलो कराते हैं और क्या क्या बुनियादी चीज़ों का आप अपने मद्देनज़र रखते हैं? सबसे पहले तो हमारा यही होता है कि हम जो पेरेंट्स होते हैं हम उनको कन्विंस करते हैं कि आप अपने बच्चों को खुद पकड़ें और मतलब कि हम उनको ड्रॉप्स पिलाते हैं, टच नहीं करते। उसके अलावा सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, मास्क वगैरह यूज़ करते हैं और थोड़ा 6 फुट का फासला रखते हैं। मतलब कोशिश हमारी यही होती है कि जब हम उनसे बात भी करें तो हम उनसे SOPs का ख्याल रखते हैं। और इस मामले में हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो मामला अभी हुआ है कोविड के हवाले से, तो हमें ख़ुद को भी ख़तरा होता है और जाहिर सी बात है हम जिस घर में जाते हैं उनको भी ख़तरा होता है, तो हमें उनके साथ साथ अपना भी ख्याल करना पड़ता है। और जैसे हमारी कंपेन लास्ट टाइम भी हुई है, तो हमें उससे पहले टेस्ट करवाने पड़ते हैं और मतलब कि खुद हमारे खुद के भी टेस्ट होते हैं। और जिस तरह से अगर हमें कोई खुदा न खास्ता किसी को कोई इशू होता है तो उसके लिए फिर हमें रिलैक्स भी दिया जाता है और उसके बाद तो फिर जब हम बिल्कुल मतलब कि सेहतियाब हो जाते हैं। मतलब हमारी जितनी भी टीम्स जा रही हैं वो ऑलरेडी टेस्टेड है? बिल्कुल टेस्टेड है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, मैं और मेरी टीम आप लोग को वाकई सलाम पेश करती है, क्योंकि मैं 2-3 बार फील्ड में गया एज अ डॉक्टर अपनी टीम्स के साथ, और वाकई मैंने भी ये बात महसूस की कि मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पर जब मौसम भी गर्म हो और लोगों का मिजाज भी गर्म हो और वहाँ पे अपने काम करना हो, तो अल्लाह आप लोगों को हिम्मत दे, ताकत दे और आपके मूड्स को भी ऐसे ही रखे मुस्कुराता हुआ। और लोगों से भी मेरी यही ख्वाहिश है, एक इल्तिजा है कि आप इन लोगों को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करें, क्योंकि ये आपके बच्चों के लिए घर पे आते हैं। प्लीज़ इग्नोर ना करें, बल्कि अच्छी तरह ताउन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अमूमन मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो डिप्रेशन के हों, चाहे एंजाइटी के हों, उनके साथ नींद के मसले तो कंटिन्यूसली लगे रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्लीप हाइजीन के ऊपर, और सेगमेंट का नाम है लाइफ सेविंग हैक्स। अगर आप लोग अपने बिस्तर पे उस टाइम पे जाएं जिस टाइम पे आपने सोना होता है, तो आप बिलीव करें कि आपकी नींद भी बहुत अच्छी होगी। और अपने बेडरूम को ख़ास तौर पे टीवी और स्क्रीन से दूर रखें, क्योंकि जो लोग बेडरूम में मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या टीवी देखते हैं, उनकी नींद बहुत तेज़ी से उड़ जाती है। दूसरी बात यह है कि हमेशा स्टिमुलेंट्स को अवॉइड करें। मैं हमेशा से ये बात अपने मरीज़ों को भी कहता हूँ और यहाँ भी कहने का मौका मिला कि कोशिश करें कि 8-9 बजे के बाद प्लीज़ आप चाय कॉफ़ी ना लें। वैसे तो 6-7 बजे से भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर आप कॉफ़ी 9 बजे के बाद लेंगे तो बिलीव करें आपकी नींद का बहुत बुरी तरह बेड़ा गर्क होता है। आगे की हम बात करें, आपकी जो जगह होती है सोने की, उसका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अकॉर्डिंगली होना चाहिए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, और हमेशा याद रखें कि फ्रेश एयर आने की थोड़ी सी जगह हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह कि एक कमरे में हमेशा ऐसा डार्क एटमॉस्फेयर रखें कि उसमें रोशनी ना हो सोने के लिए, क्योंकि रिसर्च ये बात साबित करती है कि ज़रा सी भी रोशनी जो है वो आपकी नींद में खलल पैदा कर सकती है। तो मुकम्मल डार्कनेस हो, फ्रेश एयर हो और टेम्परेचर अच्छा हो, तो बिलीव करें आपको बहुत जल्दी नींद आ सकती है। और अगर हम बात करें कि रेगुलर एक्सरसाइज, जी हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज वो की है अच्छी नींद की, कि बिलीव करें कि अगर आप 1 महीना रेगुलर एक्सरसाइज करें तो आपकी नींद की गोलियों से और तमाम चीज़ों से आपकी जान छूट सकती है। लेकिन कोशिश करें कि 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद हैवी एक्सरसाइज ना करें। मैंने बहुत लोगों को, ख़ासतौर पे लड़कों को देखा है कि वो 10 बजे 11 बजे जिम जाते हैं, रात को हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो पूरी रात वो नहीं सो पाते। कोशिश करें कि जल्दी आवर्स में आप लोग एक्सरसाइज करें, रेगुलर करें और डे लाइट को हमेशा एंजॉय करें। जो शख्स दिन की रोशनी को एंजॉय करता है और उस टाइम पे वो घर से बाहर निकलता है, काम काज करता है, तो उसको जो इवनिंग होती है, जो नाइट टाइम होता है, ऑटोमेटिकली वो थकन की तरफ जा रहा होता है।
आई होप कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बड़े काम के हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी स्लीप हाइजीन के मुताबिक आपकी नींदें बहुत अच्छी होंगी और आप अपनी भरपूर नींद को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ कि जिस शख्स की नींद ख़राब हो जाए उसको बड़े मसाइल आ रहे होते हैं। तो जनाब, ये था हमारा लाइफ सेविंग हैक्स जिसमें हमने बात की स्लीप हाइजीन के ऊपर। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आएंगे और इसको आप फॉलो भी करेंगे। अब हमारे पास नया सेगमेंट है जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। आइए बात करते हैं। हमारे पास काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो कि इनफर्टिलिटी के हवाले से आए। कुछ लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ लोगों के कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी उन मिथ्स के ऊपर गुजार देते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इन तमाम मिथ्स के ऊपर और बेसिक नॉलेज के हवाले से हम किसी माहिर को अपने साथ बिठाएं और वो इस बारे में बात करें और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना ताहिर, IVF एंड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्स एंड गायनेकोलॉजी KMDC, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा गुजरा आपका संडे आज का? अच्छा गुजरा। संडे इज़ ऑलवेज गुड। डॉक्टर्स के लिए तो कोई संडे नहीं होता वैसे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। आपको पता है कि टॉपिक है इनफर्टिलिटी, तो किस तरीके से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे? व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी? बेटा देखो, इनफर्टिलिटी जो है ना, बेसिकली अगर जैसे हस्बैंड एंड वाइफ साथ रह रहे हैं 1 साल से और उसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, वो ट्राई कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कि ओके कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उन्हें सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी हम कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब 1 साल तक नहीं हो पाता है तो फिर हम कहते हैं ठीक है, उसके बाद इन्हें अपने आप को इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए, टेस्ट करके देख लेना चाहिए प्रॉब्लम क्या है। हमारा बदकिस्मती से मसला क्या है कि 2-3 महीने बस शादी को होते हैं तो परेशानी शुरू हो जाती है कि अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। तो मैनी अ टाइम हमारी क्लिनिक में पेशेंट आ रहे होते हैं जिनको शादी को सिर्फ 2-3 महीने ही हुए होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उन्हें रीअश्योर कर देते हैं, बेसिक टेस्ट करा लेते हैं कि ओके, जब उनको तसल्ली हो जाए कि कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर पेशेंट की मदर की एज ज़्यादा हो, वाइफ की एज ज़्यादा हो, तो उस सूरत में फिर हम इन्वेस्टिगेशन जल्दी भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी साइकेट्री में काम करता हूँ तो अमूमन वहाँ पे जो एसोसिएटेड चीज़ें आ रही होती हैं, मर्दों को बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारे भी इनफर्टिलिटी का रेशो हो सकता है और वो इस चीज़ों को बिल्कुल नहीं कंसिडर करते। आप क्या कहती हैं, क्या उनको भी इक्वालिटी के साथ टेस्ट कराने चाहिए या उनका आखिरी नंबर आता है? नहीं, उनका पहला होना चाहिए, क्योंकि उनका जो टेस्ट होता है वो सबसे आसान और सबसे सस्ता होता है। ख़वातीन पे हम जो टेस्ट कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर महंगे भी होते हैं और थोड़े तकलीफदेह भी होते हैं, इन्वेसिव टेस्ट होते हैं। तो अगर बेसिक एक टेस्ट एक फ़ीमेल का हम ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, एक मर्द का करा लेते हैं, उन 2 टेस्टों में हमें ऑलमोस्ट 80% प्रॉब्लम तो पता लग जाता है कि क्या है। और देखिए, मेल में ना एक बहुत रिलक्टेंस होती है, मैंने टाइम सासें आती हैं जो कहती हैं नहीं मेरा बेटा तो सही है, इसको बस देखो जो भी ख़राबी है इसमें है। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा मुश्किल होता है, उनमें इलाज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत दफ़ा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती, मेल में भी ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आराम से ठीक करेक्ट की जा सकती हैं। और अगर फ़र्ज़ करें बीवी में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, हस्बैंड में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, दोनों को हमने साथ साथ सही कर दिया तो रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। लेकिन अब मसला क्या होता है, कहते नहीं जी इसमें तो कोई गलती ख़राबी हो ही नहीं सकती। 6-6 महीने गुजर जाते हैं, वाइफ आ रही है ट्रीटमेंट, वो कहती है डॉक्टर साहब वो तो करा नहीं रहे, आप हमें मेरा इलाज कर दें। उस बेचारी को ये होता है जी मुझे काट दें, पीट दें, कुछ भी कर दें, बस मुझे बच्चा हो जाए। ठीक है, तो वो सब कुछ करने को तैयार होती है, और हस्बैंड जो होता है वो उस एक जो सीमेन का टेस्ट है वो कराने को नहीं तैयार होता। मज़ीद हम इस बारे में बात करेंगे। आप जब एक कपल की शक्ल इख्तियार करते हैं तो उसमें फिर दोनों अच्छे और बुरे टाइम में एक साथ होते हैं। कभी भी ऐसा ना सोचें कि अगर इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है तो सारा कसूर ख़वातीन की तरफ से आ रहा है और मर्द अपने आप को बरी ज़मा समझे। जब भी इलाज स्टार्ट करें, जिस तरह डॉक्टर साहबा ने कहा, जब भी इलाज स्टार्ट करें दोनों को इक्वल तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ता है, और जितना ज़्यादा आप दोनों हम बन के इन्वॉल्व होंगे एक दूसरे के साथ तो इलाज में यकीनन रिजल्ट बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं। मज़ीद कुछ सवालात हैं जो आपके भी हैं और कुछ सवालात हमारे भी हम डॉक्टर साहबा से करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ सवालात हैं जो मैं डॉक्टर साहबा की तरफ लेके जाऊंगा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि लेट एज क्या होती है और होती भी है या नहीं होती?
नहीं होती है, लेट एज होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है थोड़ा सा जो फीमेल में अंडे या एग्स जो होते हैं ना वो एज करने लगते हैं। तो जैसे अभी हमने कहा ना 35 बेस्ट है कि 35 से पहले फैमिली कंप्लीट कर लें, 40 के बाद चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो 40 के ऊपर हम थोड़े से रिजर्वेशंस बढ़ जाते हैं, तो बेहतर है कि 40 से पहले, 35 नहीं भी तो 40 से पहले फैमिली कंप्लीट कर लें। अच्छा, एक IVF सुन रहे हैं हम लोग काफ़ी अरसे से, मैं भी अपने क्लिनिक में सुनता रहता हूँ। लोग कहते हैं कि एज ज़्यादा है तो IVF करा लेते हैं, तो क्या एज का डायरेक्ट ताल्लुक IVF से है या IVF कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन है? नहीं, देखो IVF बेसिकली क्या होता है कि हम अब ये कह रहे हैं कि जी अब टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ओवरी जो एग प्रोड्यूस करिए उसकी क्वालिटी कम होती जाएगी, तो हमें क्या करना है, वी नीड टू स्पीड अप द थिंग्स। तो हम क्या करते हैं कि हम IVF कर लेते हैं, लेकिन IVF जो है ना वो कोई मैजिक फिक्स नहीं है, कोई क्विक रेमेडी नहीं है कि बस IVF कर लिया और बच्चा ज़रूर हो जाएगा। IVF महंगा होता है, ठीक है, 5 लाख 6 लाख, पाकिस्तान में तो बहुत सस्ता हो जाता है ना, फिर स्टिल 5-6 लाख कॉस्ट करता है, बाहर 10-12 हज़ार 15 हज़ार डॉलर आपको कम से कम लगते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ क्या होता है कि उसमें सक्सेस रेट जो है वो तकरीबन 30-40% है, 30% यूजुअली है ना। अच्छा। तो 30% का मतलब ये कि 30% में कामयाबी होगी और 70% में नहीं होगी एक साइकिल के बाद, है ना। फिर उनको ज़ाहिर कहते हैं आप रिपीट करें, तो इतना महंगा रिपीट करना आसान नहीं होता। तो IVF कोई क्विक फिक्स नहीं है कि जैसे अगर दिन हो गए तो जल्दी से करा लो ना। यूजुअली मैंने जो देखा है वो लोगों ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं कराया होता है, प्रॉपर पता ही नहीं होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है। तो अंधाधुन एक ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ज़्यादातर इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए वो ट्रेंड नहीं है इनफर्टिलिटी ट्रेन करने के लिए ना। हर जनरल फिजिशियन जो है वो भी ट्रीट कर रहा है, जहाँ पर भी वो चले जाते हैं हर शख्स ट्रीट कर रहा है। तो उसकी वजह से बाय द टाइम पेशेंट किसी सही फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास पहुंचता है उस वक्त तक बहुत सारा वक्त गुजार चुका होता है, और वो अपने ख्याल में उसको ये लग रहा होता है कि शायद मेरा तो अब हो ही नहीं सकता, तो बस IVF इज़ द ओनली थिंग जो मैं कर सकती हूँ। क्या मशवरा देंगी उन ख़वातीन को जो कंसीव करने का प्लान कर रही हैं, 3 महीने पहले वो किन किन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दें? देखिए, एक तो फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। फॉलिक एसिड जो है ना वो आपकी फर्टिलिटी नहीं बढ़ाता, लेकिन वो आगे जो बच्चा ठहरेगा उसमें ब्रेन से रिलेटेड अनॉमलीज जो उनका चांस कम हो जाता है। तो दिस इज़ समथिंग जो सारों को करना चाहिए। प्लस उस टाइम में जब आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत गैर ज़रूरी दवाएं नहीं लें। क्योंकि दवाइयाँ जो है ना उनमें से बहुत सारी दवाएं जो बच्चे में प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं, टेरोटोजेंस जो कहलाते हैं ना, एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज करती हैं। तो आप मेडिसिन केयरफुली लें, एक्सरेज ना कराएं, जैसे जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है ना। व्हाट अबाउट निकोटीन, टोबैको, कैफीन? अवॉइड करें, जितना आप कम कर सकते हैं करें। अच्छा, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। इससे टोबैको से, निकोटीन, इससे तो फर्टिलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। वो एग की क्वालिटी, स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब कर देती है। क्लासिकली आप क्या कहना चाहती हैं कि वेट को कितना कंट्रोल होना चाहिए, एक्सरसाइजेज, ये मोटी मोटी बातें जो लोग नहीं समझते? देखो, वेट जो है ना बहुत कम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा, दोनों एक्सट्रीम्स जो है बुरी हैं। बहुत कम वेट भी बुरा है, बहुत ज़्यादा वेट भी बुरा है, ठीक है। तो अगर आप रफली मैं आपको कहूँ ना कि लेट्स से कि 5 फीट 3 इंचेस आपकी हाइट है फीमेल के लिए ना, तो 5 फीट पे आप रफली 100 पाउंड ले लीजिए और हर इंच के लिए 5 पाउंड ऐड कर दीजिए, तो लेट्स से 115 पाउंड आपका आइडियल वेट हो गया, ठीक है। अब ये रफ कैलकुलेशन है, नॉट एग्जैक्ट, बट रफली 115 5 फीट 3 इंचेस पे आपका आइडियल वेट हो गया। तो आप उसके कुछ करीब रहिए 10 से 20 तक, ठीक है ना। बहुत अगर आप 100 से नीचे हैं तो भी प्रॉब्लम होगा, आप 30 40 50 ऊपर चले जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी है टेस्ट ट्यूब बेबी, लोगों को समझ में नहीं आती, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगी? ये जो IVF है इसी का जो आम फहम नाम है, जो लोग जिससे समझते हैं वो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाते हैं। इसमें करते क्या है कि माँ के जो होते हैं ना, हम एक नीडल के ज़रिए अल्ट्रासाउंड से जा करके और हम ओवरी में से एग्स को सक करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और फिर बाहर एक पेट्री डिश या एक टेस्ट ट्यूब समझ लें वो होती है, जिसमें कि हम हस्बैंड के स्पर्म्स और वाइफ के जो एग्स हैं उनको मिला के और वहाँ पर प्रेगनेंसी बनाते हैं, और फिर उस प्रेगनेंसी को वापस फीमेल के यूट्रस में रख देते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाती है, कबूल कर लेता है यूट्रस उसको, तो प्रेगनेंसी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहबा, इतना लंबा अरसा आपने इस पर काम किया, माशाल्लाह से बहुत तवील आपने तजुर्बा किया, क्या लगता है आपको हमारे माशरे में कौन सी चीज़ ज़्यादा हर्डल्स हैं और क्या मैसेज देना चाहती हैं आप हमारे अवाम को? देखिए, अपने आप को ना मतलब आप ऑब्सेस हो जाते हैं फर्टिलिटी, अभी शादी हुई नहीं 2-3 महीने के बाद ही एक ऑब्सेशन शुरू हो गया कि बस प्रेगनेंसी फ़ौरन चाहिए। एक तो रिलैक्स होकर ट्राई करें, और एक बात याद रखिए कि जैसे PCO है, PCO से लोग बड़े परेशान हो रहे होते हैं, PCO इज़ ट्रीटेबल, PCO के साथ प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है, और बहुत दफ़ा ट्रीटमेंट की नहीं भी ज़रूरत पड़ती, और जब ज़रूरत पड़ती है तो ट्रीटमेंट देते हैं तो उसके साथ हो जाती है। तो लोग जो है ना उम्मीद छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, कुछ 1-2 महीने ट्राई किया फिर मायूस होकर घर बैठ गया कि नहीं ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो
सही जगह जाएं, सही तरह से इन्वेस्टिगेशन कराएं, सही तरह से अपना ट्रीटमेंट कराएं, इंशाल्लाह हो जाता है। 80% केसेस में हो जाता है। हमारे घर की ख़वातीन जो होती हैं, ख़ास तौर पे माएँ, दादियाँ, दादे, वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखती हैं कि हमारे घर में जल्दी से औलाद आ जाए। बेशक ये चीज़ जायज़ है, लेकिन प्लीज़ इतना कपल को प्रेशर ना दें कि वो बेचारे परेशान होना शुरू हो जाएँ। और शादी के बाद ये सवालात करना भी कि कब फैमिली बना रहे हो, कब ये कर रहे हो, ज़रा सा अगर कोई डिले हो जाता है तो आप हर वक्त उनको वो सवालात करते हैं जिनकी वजह से उनको बहुत बुरा भी लगता है या मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको मशवरा दें और डॉक्टर्स के पास भेजें। और ख़ास तौर पे मर्द हजरात से मैं ये बात करूँगा कि अगर एज अ कपल आपको लगता है कि आपकी जो पार्टनर है उसके सारे टेस्ट हो गए, तो खुदा का वास्ता आप अपने टेस्ट कराने में कंजूसी ना करें। कोशिश करें एक कपल के तौर पे एक दूसरे को सपोर्ट करें। और अगर इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ आ रहे हैं, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस आपकी आ रही हैं, अगर आप डिप्रेस हैं, अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है या और ऐसी बीमारियां हैं, ख़ास तौर पे PCO जो कि ख़वातीन के अंदर केमिकल्स को बढ़ा देती है और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स करते हैं, इन तमाम चीज़ों को एक एक करके देखें और सबको टिक टिक करके ठीक करें। और क्यों नहीं फिर आप देखें कि इंशाल्लाह ताला हम सबके घरों में भी बच्चे आएंगे। और जब बच्चे आएँ तो याद रखें कि उनको हमेशा पोलियो के हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं। आज के शो में इतना ही कुछ था। मैं उम्मीद करता हूं कि इन तमाम इन्फॉर्मेशन जो आज आपको दी गई है आप इनको समझेंगे। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे आप दोबारा देख सकते हैं। हमारा यहाँ पे बैठने का मकसद ही यही कि आपको घर बैठे बेसिक नॉलेज मिले। इंशाल्लाह ताला अगले संडे तक के लिए फिर हम आपसे खुदाफिज करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे सेम चैनल सेम टाइम पे। अल्लाह हाफ़िज़।